नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। अवनीश कुमार अवस्थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं। 1987 बैच के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को यूपी की ब्यूरोक्रेसी का अजात शत्रु और संकट मोचन कहा जाता है। अवनीश अवस्थी ने अपने 33 वर्षों से अधिक के प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। अपनी कार्यशैली के कारण वो 18 घंटे काम करने वाले अफसर के रूप में जाने जाते हैं। आज दिल्ली में आयोजित भारत 24 के कॉन्क्लेव में सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। सुनिए। It's such a pleasure to have you on this stage, अवनीश अवस्थी सर। और अवनीश अवस्थी जी के लिए एक लाइन जो मुझे लगता है कि समराइज करती है, वैसे तो बहुत सारी बातें होंगी, बट ही इज द मैन ऑफ ऑल सीजन्स एंड वेलकम यू ओवर द स्टेज सर। So you have got me in the hot season. Very nice. जी, thank you. प्लेजर सर। अवनीश अवस्थी सर, सबसे पहले तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं और बहुत करीबी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, उनके एडवाइजर के तौर पर एक लंबा समय भी आपने उनके साथ बिताया है, तो न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि निजी तौर पर भी आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, बदला हुआ प्रदेश है। सबसे बड़े योगदान के तौर पर अगर इस बदले हुए उत्तर प्रदेश में आज हम समझना चाहें तो बीते कुछ सालों में क्या बदलाव महसूस कर सकते हैं? यहाँ आज विकसित उत्तर प्रदेश 2047 और भारत 24 के विजन ऑफ न्यू इंडिया के इस एक्सक्लूसिव सेशन में सर्वप्रथम तो मुझे सूचना, इंफॉर्मेशन, बाकी सब चीजों के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले जगदीश चंद्रा जी, जो मैं किसी जमाने में बिजली विभाग में था और बिजली विभाग का जो है चैनल से और न्यूज़पेपर से बड़ा क्लोज रिश्ता रहता है। तो ऐसे में आपका मुझे तब से बहुत सालों से डेकेड्स ओल्ड हमारा रिश्ता है। तो मैं सर्वप्रथम तो जगदीश चंद्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और जिद करके बुलाया। आज बेंगलोर जाना था, मुख्यमंत्री जी हमारे बेंगलोर में हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज दिल्ली में है। यहाँ आपने एक बेसिक बिंदु पर बात की है और मैं यहाँ कितने लोग पॉलिटिकल समझ रखते हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। रखते हैं? वेरी गुड। उत्तर प्रदेश को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। यूपी को मैं 1987 बैच का ऑफिसर हूं और 89 से लगभग मैंने उत्तर प्रदेश को बहुत क्लोजली देखा है और 2 चीफ मिनिस्टर्स का मैं रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूं, 7 जिलों में पोस्टेड रहा हूं। हर जिले में कहीं ना कहीं मुझे काम करने का अवसर मिला है। फैजाबाद में, वाराणसी में, गोरखपुर में, मेरठ में, सभी जगहों को देखने को मिला है। लेकिन एक जो बेसिक चीज यूपी के बारे में अब अलग है और आपने बात भी की उस बारे में, 90s से कभी भी उत्तर प्रदेश में सरकार वो रही नहीं केंद्र में जो उत्तर प्रदेश में थी जी। यानी दोनों डिब्बे, उत्तर प्रदेश के भी और केंद्र के डिब्बे टकराते थे। और पहली बार 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रधानमंत्री 2014 में हुए और 2017 में योगी जी ने एज चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ ज्वाइन किया। तो मेरे ख्याल से 2 टर्निंग पॉइंट्स उत्तर प्रदेश में रहे। एक मोदी जी का 2014 में वाराणसी में जीतना और 2 योगी जी का 2017 में एज चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होना। जैसे ही ये हुआ है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना शुरू हुई है और मुझे बताने में कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रशासनिक अधिकारी हूं, फील्ड का अफसर हूं। आज भी गांव-गांव घूमता हूं, देखता हूं चीजों को। हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हर फील्ड में, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, सब तरफ बदलाव आया है। और जो ये डबल इंजन की बात की जाती है, डबल इंजन ऐसी खाली बात नहीं है। डबल इंजन का सही स्वरूप अगर पूरे विश्व में आपको देखना है
तो आप उत्तर प्रदेश में आकर देखिए, और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट इंडिया की ग्रोथ रेट से बेटर है। उत्तर प्रदेश आप देखें तो हर चीज में देखें नंबर 1 है। यानी प्रधानमंत्री जी के जितने भी कार्यक्रम केंद्र के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, यूपी इज नंबर 1। हम बड़े भी हैं, हम पूरा 7वें बड़े देश हैं पूरे विश्व में, तो ऐसे में हमको आगे रहना है। तो यूपी का इंजन देश के इंजन के साथ जब जुड़ा है, तो यूपी जो है अब जो पावर दे रहा है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना 2047 का दिया है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जहां हम 20% आबादी के हैं देश के, हमको उसमें पूरा योगदान देके प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और यही डबल इंजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब इस डबल इंजन में उत्तराखंड भी आ गया, इस डबल इंजन में उत्तर प्रदेश भी आ गया, इस डबल इंजन में बिहार भी आ गया, और इस डबल इंजन में हमारी कल्चर की मूल भावना जहां से जागी, बंगाल भी आ गया। तो ये पूरी जो बेल्ट नॉर्दर्न है, इस बेल्ट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार एक है। बिल्कुल, और जिस विकास के रोड मैप के साथ आप लोग चलते हैं सर, ऐसा लगता है कि हर राज्य को मिला के आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार अगर देखने को मिलेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खास तौर पर अगर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जगदीश जी बहुत पुराने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं 2012 तक ये सोचा करता था, हर सरकार में मुझे काम करने का अवसर मिला, अच्छे पदों पर काम करने का अवसर मिला, हर सरकार में चूंकि काम करने का अवसर मिला, तो मुझे एक चीज का ज्ञान 2012 तक आया कि अब पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार हो, और ये थोड़ा पॉलिटिकल बात है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, हमारे जैसे आईएएस अफसरों के लिए भी है, कोई भी राज्य सरकार अगर प्रदेश में अच्छा गवर्नेंस नहीं देगी तो पब्लिक आज बदल देगी। अगले चुनाव में हर हालत में पब्लिक बदल देगी। बिल्कुल, कोई भी राज्य सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो 2012 तक ये जरूरी नहीं था कि वो दोबारा चुनकर आएगी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल क्लाइमेट में तमाम सारी चीजें हैं, रीजनलिज्म भी है, एक कास्ट ओरिएंटेशन भी है, कैंडिडेट्स कैसे हैं, बाकी चीजें कैसी हैं। बट 2017 के ऑनवर्ड्स अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश में योगी जी के मार्गदर्शन में पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 में चुना हुआ चीफ मिनिस्टर दोबारा चुनकर आया। और ये जो बात है कि गुड गवर्नेंस पहले नेसेसरी कंडीशन थी, अब गुड गवर्नेंस सफिशिएंट कंडीशन भी है। यानी देश में अगर अच्छा काम आप करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे, देश में पब्लिक को ये महसूस होगा कि अच्छा काम होगा, तो ये जो आपस के जो डिवाइड है, इससे उठकर लोग देश में ऐसे बड़े नेताओं को, ऐसे लीडर्स को चुनेंगे, ऐसी पार्टीज को चुनेंगे जो देश को आगे ले जा सके। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में आजकल एक खास बात यह है अवस्थी साहब कि हम जहां पर भी जाते हैं हम ये देखते हैं कि यूपी अब एक एक्सप्रेसवे कैपिटल के तौर पर देश की बन चुका है। अब सिर्फ एक्सप्रेसवे कैपिटल को हमें क्या सिर्फ सड़कों के जाल तक सीमित रखना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ? देखिए, मैं एक्सप्रेसवेज अथॉरिटी का डे 1 से अप्रैल 2017 से 2022 तक हमने उस विभाग को चलाया है, और मैं बताना मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आजमगढ़ में कराया, और सुल्तानपुर में हवाई जहाज से प्रधानमंत्री जी को सड़क पर उतारकर उसका उद्घाटन कराया और एयरफोर्स का पूरा शो कराया। बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू कराया, भरतकूप से चित्रकूट से प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, और फिर प्रधानमंत्री जी ने ही जालौन में उसका उद्घाटन कराया। इसके साथ साथ एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी बनी, और गंगा एक्सप्रेसवे 2021 में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर में उसका शिलान्यास किया। मुझे इस बात को बताने की खुशी है कि अभी जो है अप्रैल के महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गंगा एक्सप्रेसवे, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सप्रेसवेज में है, अगर आप यहां से दिल्ली से लखनऊ जाएं तो 5 घंटे से कम में आप लखनऊ पहुंच सकती हैं, अगर आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है और आपका ड्राइवर अच्छा है। तो ऐसे में ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ऐसा प्रदेश है
जो अपनी योजनाओं का शिलान्यास भी कराता है, उद्घाटन भी कराता है और पब्लिक को समर्पित भी करता है। तो हमारा एक्सप्रेसवे प्रदेश पूरे देश का 60% एक्सप्रेसवे का जो है ओनर है। आगे भी बहुत जल्दी ही अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो एनएचएआई ने बनाई है, उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से होने जा रहा है। तो हमारी एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क और बढ़ेगा। 5 नई एक्सप्रेसवेज का लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया है, वो भी आगे होगा। और एक विंड एक्सप्रेसवे भी बहुत जल्दी बनने जा रही है, जो प्रयागराज से इलाहाबाद से होते हुए आगे झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक जाएगी। तो पूरा प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है। आपने एक प्रश्न पूछा कि इसका अकेले सड़क है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुंभ का जो आयोजन 2025 में हुआ फरवरी में, ये आयोजन संभव ही नहीं हो सकता था अगर हमारे एक्सप्रेसवेज नहीं होते। तो टूरिज्म सेकंड, इन एक्सप्रेसवेज के किनारे लगभग 31 जगहों पर नए इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया आ रहे हैं मतलब नई फैक्ट्रीज आ रही, कई का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। और अगर इंडस्ट्रियल एरियाज आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा, यूथ को रोजगार मिलेगा। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है कि हम अपने यूथ को स्किल करें, मजबूत करें, ऐसा रोजगार दें कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर देश को आगे बढ़ा सके। और जब 2017 में योगी सरकार आई अवस्थी सर, तो बहुत गिने चुने ऑपरेशनल एयरपोर्ट, हमारे यूपी की एक्सप्रेसवेज में कितने लोग चल चुके हैं, जरा हाथ खड़ा करिए, ये देखिए, आपको उत्तर यहीं मिल जा रहा है। बिल्कुल, बहुत आसानी है और हम लोगों के लिए बड़ा फायदा है। एक तो समय की भी बचत होती है और फिर आपने कहा ड्राइवर और गाड़ी अच्छी है, तो मैंने तो एक जगह कहीं देखा, किसी ने कहा कि अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो करेंगे क्या, तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, नदी नहा सकते हैं, काम आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैंने एयरपोर्ट्स की बात की सर। 2017 में बहुत गिने चुने ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, बट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज पहले तो जेवर एयरपोर्ट के लिए, और किस तरीके से हमने एनसीआर में बदलती हुई तस्वीर देखी है। मार्वलस चेंज सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। देखिए, मैं 1997 में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में था, पहली बार इस जेवर एयरपोर्ट की चर्चा की गई थी, लेकिन इस चर्चा को ना आगे कोई बढ़ा पाया, ना कोई लैंड एक्विजिशन ले पाया, ना भारत सरकार से इसका लाइसेंस ले पाया, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट इज वेल विद इन दी दिल्ली एयरपोर्ट, सो इन दैट एरिया। तो उस पूरी व्यवस्था को 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराया। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास जेवर एयरपोर्ट का किया जब हमारे पास पूरी लैंड हो गई, और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया। तो अगेन, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट जेवर एयरपोर्ट हैज 5 प्रपोज्ड रनवेज, अभी तो एक ही बना है। आगे आने वाले 50-100 साल तक जो है ये एयरपोर्ट न केवल पैसेंजर ट्रैफिक के लिए, साथ ही साथ कार्गो ट्रैफिक के लिए जो अब शुरू हो गया है, और साथ ही साथ एमआरओ और बाकी जितने भी एरियाज एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़ेगा। तो जेवर एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया इन दैट सेंस। आगे चलकर इसको आगे विकास होगा। जेवर के साथ साथ प्रयागराज का एयरपोर्ट शुरू हुआ, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे ऐसे छोटे एयरपोर्ट्स भी यूपी में आए हैं। मोर देन 16 एयरपोर्ट्स। यूपी का जो एयर पैसेंजर का ट्रैफिक है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द कंट्री, बिकॉज डेवलपमेंट जब होगा ट्रैफिक बढ़ेगा, नए एयरपोर्ट्स आएंगे, ट्रैफिक और बढ़ेगा। मैं अब कोशिश में रहूंगा कि अगर मुझे दिल्ली आना पड़े तो वाया जेवर आऊं, उत्तर प्रदेश का लैंड करके उत्तर प्रदेश में लैंड करूं और वहां से फिर दिल्ली आ जाऊं। हाँ। सर, अक्सर ये कहा जाता है कि निवेश वहीं पर आता है जिस राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत हो, और जब उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं विच आर वेरी वेरी पॉपुलर। तो कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बदलाव ने क्या नींव रखती है उस इन्वेस्टमेंट की जो आज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, चूंकि मैं होम सेक्रेटरी लंबे समय तक रहा हूं और सर की टीम का पार्ट रहा हूं, 2017 में आते हुए मुख्यमंत्री जी ने तय किया, और ये बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का है वर्ल्ड ओवर। आज की तारीख में एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पहली चीज उन्होंने तय की, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी एंड एब्सोल्यूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो वहीं से शुरुआत होती है कि रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना है। मुख्यमंत्री हमारे ऐसे थे जो, उन्होंने खुद संत हैं,
उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस होगी। आज की तारीख में मैं अगर आपको बताऊं, मैं आजमगढ़ का कलेक्टर रहा हूं और वहां के तमाम सारे माफियाज को मैं कई दशकों से देख रहा था और 2017 तक मैंने देखा कि वो माफिया बढ़ भी गए, पॉलिटिक्स में भी आ गए और फिर 99 मुकदमे हैं, एक में भी कन्विक्शन नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी जब आए, उन्होंने 2017 से पूरी जो है ये पूरी व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया, जड़ से सुधार करना शुरू किया। अगर मैं शॉर्ट में केवल बताऊं, उन्होंने एक यूपी पुलिस का साइज बढ़ाया, 2.5 लाख नए कर्मी आए हैं, 5.5 लाख पुलिस कर्मी अब यूपी में है। यूपी पुलिस इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड, महिलाओं को उसमें जो है शामिल किया, कोई भी हमारे रिक्रूटमेंट में 30% महिलाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा खर्च किया, नए थाने, नए बैरक्स, नए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, नए सेंटर्स, नया स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। सेकंड वो हुआ, 5,000 करोड़ का सिविल का पार्ट है। तीसरा, टेक्नोलॉजी को लाए। चौथा, कन्विक्शन को बहुत बढ़ाया और पांचवा, महिला सुरक्षा पर, नारी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। आज 12 बजे भी अगर कोई लड़की जो है किसी फैक्ट्री से निकलकर नाइट शिफ्ट करते हुए घर जाती है, सुरक्षित है। कहीं ना कहीं हमारे जो विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स है वो 10 से 12% से बढ़कर अब 36% हो गया है। 50% भी बहुत जल्दी ही ये होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर विच आई हैव टू आस्क यू जी, कि 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव और 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव, एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस 17 से 27 के बीच में। देखिए, हम लोग तो चुनाव चूंकि जिला के अधिकारी रहे हैं तो 7 चुनाव मैंने कराए हैं, तो उस रूप में मैंने देखा है एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट। हर चुनाव चैलेंज होता है, हर चुनाव के अपने पहलू होते हैं। हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज अपना पूरा प्रयास करती हैं कि वो अच्छे कैंडिडेट्स लगाकर एक बढ़िया प्रचार प्रसार करें। 2027 का चुनाव केवल इतना डिफरेंट है कि हमारे प्रदेश में पहली बार 2 बार की चुनी हुई सरकार जो है तीसरी बार भी आगे बढ़ेगी। निश्चय ही जो अचीवमेंट्स हैं, जो लेवल पहुंचा है, उस लेवल को यूपी को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। यूपी बीमारू स्टेट से, बीमारू, अगर कितने लोग बीमारू का फुल फॉर्म जानते हैं, जरा हाथ खड़ा करें, जानते हैं आप? तो बीमारू में जो यू है वो उत्तर प्रदेश का है, तो बीमार रह गया या नहीं रह गया, बाकी प्रदेश भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यू जरूर गायब हो गया है। तो यूपी अब बीमारू नहीं है, प्रदेश पॉजिटिव है। प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने हर यूथ को अच्छा पढ़ाएं, अच्छी जो है उसकी स्किलिंग करें, अच्छा लड़कियों को भी जो है हम अच्छा रोजगार दें, जिससे प्रदेश आगे बढ़े। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2.5 गुना हुई है पिछले 9 साल में, यानी 40-45 हजार रुपए पर ईयर पर पर्सन थी, अब 1,26,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। और हमारी जीएसडीपी भी जो है 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तो हम अपने प्रदेश के लोगों को अच्छी व्यवस्था, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा जो है मैकेनिज्म फॉर एजुकेशन, सब तरफ अगर काम करेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। अल्टीमेटली विकसित भारत का 47 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको अचीव करने में यूपी अपना योगदान देगा। बिल्कुल। और बस अंत में, क्योंकि हमने लखनऊ में 2 दिन पहले एक इंसिडेंट देखी और मैं चाहती हूं कि इस मंच से एक कंडोलेंस मैसेज उन 15 छात्रों के लिए जो उस वक्त उस बिल्डिंग में थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही ज्यादा जो है आई वुड से कि हृदय विदारक है। बच्चे जो पढ़ रहे थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कुछ बच्चे उसमें जो है कैसे जो है इमेजेस को डेवलप कर सकें, उस तरह की ट्रेनिंग भी ले रहे थे। तो बहुत ही हृदय विदारक है। इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने दोबारा समीक्षा की है सभी विभाग के अधिकारियों से, ऐसी घटना आगे ना हो और जो दोषी हो उन पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए और उत्तम प्रदेश में इस तरीके की बदलती व्यवस्थाएं 4 चांद लगाएंगी, इस बात की उम्मीद हम करते हैं। थैंक यू सो मच अवनीश अवस्थी फॉर बीइंग ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।